नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की वैकेंसी फ्रिक्वेंटली आती रहती है और अभी छत्तीसगढ़ में सब कुछ माइनर एक्ट पे हो गया फोकस। तो आप एक काम कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मेजर एक्ट तो सीआरपीसी को तो कोई वैल्यू नहीं दे रहे, 2 क्वेश्चन दिया है पिछली बार, लेकिन कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो मेजर एक्ट तो वैसे भी करते रहते हो, तो माइनर एक्ट को एक काम किया, लिख के याद कर लो। जैसे आज चैप्टर 1 किया और अभी समय है, अभी कोई वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे जो चैप्टर 1 आज पढ़ा उसको पूरा लिख दिया, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, एक बार पूरा लिख दो। फिर जब दोबारा पढ़ते हो तो पूरा मत लिखो, फिर सिर्फ टाइटल लिखो। जब दोबारा पढ़ते हो तो सिर्फ टाइटल के की पॉइंट लिखो। ऐसे लिख के करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसी कड़ी में हम करते छत्तीसगढ़ का एक एक्ट जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1950। ठीक है, एक्ट नंबर क्या है इसका? एक्ट नंबर इसका 2 है। 1950 का एक्ट नंबर इसका 2 है। ये रिलेटेड है एनडीपीएस। एनडीपीएस से उसका छोटा रूप है। जितने भी हमारे ड्रग्स हैं, जितने भी अफीम हीरोइन है, वो एनडीपीएस में आ जाती है। लेकिन वही सारी चीज़ें जब लिक्विड फॉर्म में, लाइक शराब है आपकी, है ना, वाइन है आपकी, बियर है आपकी, वो सब इसमें आ जाती है। वो जो हम घर पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उस पर कैसी मिलावट होती है, उसको लेके एक एक्ट बना हुआ है। ये लोकल एक्ट है, यानी हर स्टेट का अपना अलग है। राजस्थान में भी ऐसा एक्साइज एक्ट है जो कि एपीओ के एग्जाम में आता है। ऐसे एमपी में भी अपना लोकल एक्ट है, आंध्र प्रदेश में भी है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक रेवेन्यू फॉर्म का काम करता है। तो आपको शराब बनाना, शराब बेचना कोई मना नहीं है, बट उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन जो आपको फॉलो करना है, और वो रूल और रेगुलेशन इस एक्ट के थ्रू आता है। कितने चैप्टर है? 9 चैप्टर है। कितने सेक्शन है? 69 चैप्टर है। कितने शेड्यूल इसके? 2 है। इसका एक्सटेंड पूरे छत्तीसगढ़ में। और कब से? ये 1 नवंबर 2000 से, जब से डिफ्रेंशिएट हुआ तब से सारे एक्ट जो है अलग अलग हो गए एमपी और छत्तीसगढ़ के। चैप्टर 1 जैसा सबका वैसा इसका प्रिलिमिनरी जो 1 2 का 6 बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन है। इन डेफिनेशन को याद करना थोड़ा क्लिष्ट होता है। देखो छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ प्री में आता है, मेन में तो आता नहीं। जबकि राजस्थान में तो एक्साइज एक्ट जो है ये एपीओ के एग्जाम में आता है, तो प्री प्लस मेन तो उनको याद करना पड़ता है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ जुडिशरी का मेन का एग्जाम दिया था, तो वहाँ एनडीपीएस के अंदर बाकायदा उन्होंने एनडीओपीएस की डेफिनेशन पूछी है, अफीम की बाकायदा डेफिनेशन पूछी है, तो उनको याद भी करना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कह सकते नहीं करेंगे। तो हायर जुडिशरी में तो याद करना पड़ता है, लोअर जुडिशरी से प्री के लिए करना है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी 1 2 का 6। चैप्टर 2 कहता है कि अब हम क्या करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट करेंगे ऑफिसर्स का और कंट्रोल करेंगे आप पर कि कैसे कैसे आप इन चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। 7 से 7A। तीसरा आता है आपके पास इंपोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम इनका ट्रांसपोर्ट करेंगे। आप देखो मटेरियल बाहर से लाना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा, और जब लोकली सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर आप अगर चीज़ें इधर उधर करते उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ से बाहर से लाना और ले जाना। और जब पूरे अपने सिर्फ छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में आप करते हो तो उससे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना, जो आता है 8 to 12। फिर चैप्टर 4 कहता है आप मैन्युफैक्चर करो, आप अपने पोजीशन में रखो इनको, और साथ ही साथ आप इनका सेल करो। इसके भी रूल और रेगुलेशन फॉलो करो, नहीं तो सजा मिलेगी। 13 से लेकर 24 तक। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी आया, 2 में एस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल आया, 3 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने ट्रांसपोर्ट किया, और 4 के अंदर जो है हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन सेल करने का परमिशन दिया। उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? चैप्टर 5 के अंदर ड्यूटीज और फीस देनी पड़ेगी। और राजस्थान में इसमें एक सरचार्ज भी आते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें, तो राजस्थान में सरचार्ज भी है। तो ड्यूटी और फीस आपको देनी पड़ेगी 25 से 27A। ड्यूटी और फीस जैसे आप दोगे तो हम आपको दे देंगे लाइसेंस, परमिट और पास, ताकि आप इसका बिजनेस कर सके। तो लाइसेंस, परमिट एंड पास दिया जाता है 28 से 33 तक। तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी आया, 2 में आपने एस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल किया, 3 के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट किया, 4 के अंदर जो है आपने ड्यूटीज और फीस दी, और 5th के अंदर 4 में हमने मैन्युफैक्चर किया, आपने पोजीशन रखा, अपने पास सेल किया, और 5 में आपने ड्यूटीज और फीस दी, 6 में हमने आपको लाइसेंस, परमिट और क्या बोलते हैं पासेस दे दिए। अब जब आपको परमिशन मिल गई तो आदमी मिसयूज करता है, और आपने इस तरह से मिलावट वाली शराब बनाई कि लोगों को हार्मफुल हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे? सजा देंगे। तो आए ऑफिसेज पेनल्टीज 34 से 49, कि अगर आपने चैप्टर 1 से लगा के चैप्टर नंबर हमने 6 तक जो प्रोविजंस आपको थे उनका डिसओबे करोगे तो आपको सजा मिलेगी। फिर सजा के प्रावधान है, तो आपको बताया कि आप ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, ऐसा कोई अल्ट्रेशन नहीं करेंगे जो लोगों के जीवन के लिए हानिकारक हो। जैसा अपन कहते हैं ना, जहरीली शराब पीने से अखबारों में देखते 10 लोग मरे, 15 लोग मरे, तो आप इस तरह से मिलावट नहीं करोगे कि लोगों की बॉडी को हार्म हो जाए। ये आता है चैप्टर नंबर 7A, जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति 49। अकेला चैप्टर है 7A, और इसका सेक्शन भी 49A है। ये बात चेक कर लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया, क्योंकि जनरली ये लोग अमेंडमेंट पूछ लेते हैं। तो आइए अपन इसका अमेंडमेंट लिख लेते हैं। (1982) इसका अमेंडमेंट कब हुआ? लिख लो, 1982 के अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया।
क्योंकि भाई ये लोग अमेंडमेंट भी पूछ लेते हैं, कौन से अमेंडमेंट से आया, कौन से अमेंडमेंट से आया, तो ये पता होना चाहिए। देन आता है आपके पास चैप्टर 8 ऑफेंसेस का पता चलना, इन्वेस्टिगेशन विचारण। जैसे पता चलता है ऑफेंस का, इन्फॉर्मेशन देते तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपने सीआरपीसी में होता है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 50 से लेकर 61A। देन आप कुछ एरियाज आपने स्पेसिफाइड कर रखा है। स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध है 61B से 61F। ये थोड़े से ना क्लिस्ट होते हैं, जो बीच बीच में जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनको ABC से याद करना खतरनाक होता है और ये एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपके पास आता है चैप्टर 8A, ये आपके कब जोड़ा गया है, चेक करना एक बार। चैप्टर 8A 61B से F तक, इसका कोई ईयर मेरे पास नहीं लिखा हुआ है। देखो एक बार आप में से किसी के पास लिखा हुआ है क्या बेटा, 61B से F चैप्टर नंबर 8A है लिखा, दिखो नीचे कोई फुट नोट में। मिला किरण, नहीं मिला, चलो फिर इसका जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जो है चैट बॉक्स में लिख दूंगी, ठीक है। देन आता आपके पास चैप्टर नंबर 9 कहता मैं मिसलेनियस हूँ 62 से लेकर 69 तक। तो एक छोटा सा एक्ट है जिसको आप करना है, लेकिन इसके अंदर नहीं करते। लास्ट टाइम जो है आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी क्या होता है कि जो लोकल एक्ट होता है वो बाहर वाले बच्चे कम कर पाते हैं और जो छत्तीसगढ़ के ज़्यादा कर पाएंगे। तो सारा खेल क्या है, लोकल एक्ट। आज किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो उस एग्जाम के रिजल्ट का जो वेरिएशन होता है वो वहाँ के लोकल एक्ट का होता है, और जहाँ लोकल एक्ट नहीं होता है वहाँ कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। जैसे छत्तीसगढ़, अभी झारखंड का रिजल्ट आया, झारखंड का ऐसा कोई लोकल एक्ट है ही नहीं, तो कट ऑफ भी 75 के। लेकिन छत्तीसगढ़ में लोकल एक्ट है फिर भी हाई जाती, क्यों? क्योंकि वहाँ पर टू द डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तक तो इनडायरेक्ट कुछ आया ही नहीं है, बट हाँ आने वाले दिनों में पैटर्न सब जगह चेंज होता है। चेंज यहाँ भी हो सकता है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। हमें सरल क्वेश्चंस भी आने चाहिए, हमें हार्ड क्वेश्चन भी आने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो निकालिए सभी जन अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी, और 1 2 का 6 है। तो जब भी आप चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ने बैठते हो तो यहाँ पे लिखो चैप्टर नंबर 1, और वो आया आपका प्रीलिमिनरी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 का 6। तो सबसे पहले अपने नोट्स बना बना के पढ़ो, पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अन्यथा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। ये सेक्शन 1 का टाइटल लिखो, 2 का, 3 4 5 एंड 6। सबसे पहला काम करो कि उन 6 के टाइटल लिख दो। उससे क्या होता है, जब पढ़ने बैठते हो तो आपको पता चलता है पढ़ क्या रहे हो, नहीं तो जब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता तब तक पढ़ाई नहीं होती है। तो सेक्शन 1 आपने लिख दिया मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, एक्सटेंड हूँ, कमेंसमेंट हूँ। सेक्शन 2 कहता है मैं आपका डेफिनेशन क्लोज हूँ। अब डेफिनेशन क्लोज भी कितनी खतरनाक है, इसके डेफिनेशन क्लोज में 19 डेफिनेशन है, वो तो चलेगी, पर वो बीच में ABC करके इन्होंने जोड़ दिया, जिनको याद करना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होता है। ए कहता मैं एजेंसी हूँ, बी कहता मैं B1A कहता बीयर हूँ, सी कहता बोतल लेकर आओ, 3 कहता है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को बुलाओ, 4 कहता कॉमन ड्रिंकिंग हाउस क्या होगा, 5 कहता डीनेचर्ड क्या होगा, 6 कहता है एक्साइजेबल आर्टिकल किसे कहेंगे, 6 से कहता है एक्साइज ड्यूटी क्या है, 7 कहता है एक्साइज ऑफिसर को बुला के लेके आओ, 8 कहता है एक्साइज रेवेन्यू दे दो, 9 कहता है एक्सपोर्ट करूँगा, 9 कहता है होटल में भी आप बेच सकते हो, 10 कहता है मैं रिपील हो गया, 11 कहता है इंपोर्ट करूँगा, 11 कहते हैं इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, फिर आता है 12 कहते हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग किसे कहते हैं, 13 कहता है लीकर क्या है, 13 कहता है लीकर वेंट्स क्या होगी, 14 कहता है मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, 15 कहता है प्लेस की डेफिनेशन क्या है जो कि सीआरपीसी में भी दे रखी है, 16 कहता है आपके सेल में गिफ्ट इंक्लूड नहीं होता है, 16 कहता है सेल ऑफ लिकर कैसे करोगे, 17 कहता है स्प्रिट कैसे बनाओगे, 17 कहता है सप्लाई ऑफ लिकर कैसे किया जाएगा, 18 कहता है तारीख कैसे बनाई जाएगी, और 19 कहता है ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन की लिस्ट है, बट इनको पढ़ेंगे तो अच्छा सा बिल्कुल 95 नहीं 99%, 1% आ दो सेम टू सेम राजस्थान एक्ट में भी यही डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ है। देन आता है सेक्शन 3 कहता है रिपील होगा, सेक्शन 4 कहता है कि आपकी क्या बोलते हैं कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। 5 कहता है कि आप फुटकर कब भेज सकते हो, होलसेल और रिटेलर कैसे होंगे, फुटकर विक्रेता कौन होता है, थोक विक्रेता कौन होता है, उसकी बात करता है। और 6 कहता है ये एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकली आपको नॉलेज है ना अपने दारू के बारे में, शराब के बारे में, रिटेलर के बारे में, तो याद करना बहुत ईजी है। और जिन्होंने कभी इन एक्ट को कभी गौर से देखा ही नहीं है उनके लिए थोड़ा सा क्लिष्ट है, बाकी जो गांव में रहने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत इजी होता है ये,
क्योंकि शहर में तो बियर बार देखते हैं, गाँव में तो ठेके हर जगह दिख जाते हैं, तो अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। इसको पढ़िएगा, इजी है, आप बस लिख के करोगे तो ये आपको अच्छा लगने लग जाएगा, अन्य तो देखते क्योंकि कॉलेज में आपने कभी पढ़ा नहीं, रूटीन में आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट टीपी पढ़ते हो, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, इसलिए क्लिष्ट लगता है, बाकी है कुछ नहीं, उल्टा उनसे कहीं ज़्यादा ईजी है। बस शर्त यह है कि किसी भी कानून को याद करना है तो आप उसको नॉर्मली 5 टाइम रिवाइज करो। एक बार रिवाइज कंप्लीट हो गया, कंप्लीट उसके बाद 10 दिन का गैप दो, फिर दूसरी बार रिवाइज करो, फिर 10 डेज का थोड़ा गैप भी दो, तो बचने के लिए माइंड को टाइम भी चाहिए। ऐसे रिवाइज करो, आप खुद कहोगे हर चीज़ बहुत ईजी है, और उसको ढंग से पढ़ लो, उसके बाद कुछ नहीं जाता है। फिर साइड पे कभी केस लॉज देख लिया करो, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए कोर्ट चले जाया करो, ताकि आपको उनकी प्रैक्टिकल चीज़ें समझने का है होता क्या एक्चुअली। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे रहते हैं, तो वहाँ मिल जाए। बाकी आपका जो पेपर पैटर्न होता है ना, वो बैग से बाहर नहीं जाता, बट उस बैलेट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी समझ इस दिन आपकी हो जाएगी ना, तो आप दुनिया का मतलब इंडिया का किसी भी स्टेट का पेपर आप निकाल सकते हैं। वो समझ का फेर है। और सही बात सिलेक्शन की, तो एक और बात बता दूं मैं, ये किसने कहा जो पढ़ने वाले बच्चे उनका सिलेक्शन होगा, नहीं वालों का नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। बेटा वो 2 घंटे डिसाइड करता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। आपका काम तो सिर्फ कर्म करते जाओ, और 2 घंटे अपने आप को स्तर कैसे रखते हो वो करना, और वो एक ही तरीका है, एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले रिलैक्स हो जाओ, जो भी आपका कोर्स है वो एग्जाम से 3 दिन पहले कंप्लीट कर दो, तो आपका प्री इजी वे में निकल जाएगा, और नहीं तो फिर प्री भी नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो बस इसी तरह अपनी तैयारी करते रहो। हमारी क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।